हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम मेटल्स एंड एलॉय सीरीज का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसके अंदर काफी सारे प्रॉपर्टीज का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लस्टर, टेंसिल स्ट्रेंथ, वेल्डेबिलिटी, सोल्डरेबिलिटी, टफनेस, टेनेसिटी, मशीनेबिलिटी, forging, एक्सट्रूशन, कास्टेबिलिटी, ब्रिटलनेस एंड ब्रेजिंग। तो हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हार्डनेस, इसके अंदर लिखा है जनरली मेटल्स आर हार्ड। हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट वेयर एंड एब्रेशन। देयर आर सम एक्सेप्शंस। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। तो देखो, जनरली जो मेटल हम देखते हैं अपने आसपास वो हार्ड होते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो इसके विपरीत होते हैं। मतलब कि अगर सब मेटल्स हार्ड है तो उसमें कुछ सोडियम और पोटेशियम जैसे नाम है, तो ये काफी सॉफ्ट होते हैं, इसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो लिखा है ना, एबिलिटी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट वेयर और एब्रेशन, की मतलब उसके ऊपर हम अगर नाखून से, सपोज कि हमारे हाथ के ऊपर हम नाखून से ऐसा कुरेदते तो वहां पे एक निशान बन जाता है ना, तो वैसा निशान भी नहीं बनता है, तो उसको बोलते हैं हार्डनेस। अब डक्टिलिटी, the property of metals by which it can be stretched in length without breaking and can be drawn into wires is known as ductility। तो इसका एकदम सिंपल मीनिंग है कि जो मेटल होता है, मेटल को खींचकर उससे वायर बनाया जाता है, तार या वायर बनाया जाता है, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, silver, platinum, etc. can be easily drawn into wires, thus are ductile। अब देखो, malleability, the property by virtue of which a metal can be rolled into a thin sheets without breaking or can be easily cut by cutting tools to produce a desired shape is called as malleability। तो इसका भी एकदम सिंपल मीनिंग है कि मेटल्स को हैमरिंग करके उसका शीट में कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है। जो पतरा आता है ना, शीट, तो मेटल से बने हुए जो शीट्स है, ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल दिया है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा आर मोस्ट वेल्युएबल। तो देखो आप, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सब का भी क्या होता है, शीट बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। तो इसके अंदर भी कुछ विपरीत प्रॉपर्टीज वाले मेटल्स पाए जाएंगे, जैसे कि देखो, HGA, Ga, ये Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, ये चारों का क्या आएगा, एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स है उनका सब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम है लस्टर या फिर शाइन। तो देखो, लस्टर को ही शाइनिंग बोलते हैं, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं ना, तो वो हमें शाइन अपीयरेंस दिखाते हैं, वहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है ना। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, टेक कॉपर वेसल्स एट योर होम, स्क्रब देम विद लेमन एंड रिंस विद वाटर, ऑब्जर्व द लस्टर बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग, light gets reflected from the clean or freshly cut surface of metal and the metal looks lustrous। तो एकदम सिंपल कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं हमारे घर में, उसको लेमन से घिसना है, उसके बाद उसको क्लीन करना है। तो घिसने के पहले और बाद में आप मोबाइल में फोटो ले लेना और देखना कि उसका जो अपीयरेंस है ना, वो क्या होता है, शाइनी होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, डल हो जाता है, उसके बाद अगर हम उसको वॉश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम शाइनी अपीयरेंस दिखाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है,
कि कौन सा भी कॉपर का मेटल रहेगा उसको हम कट कर देंगे तो कट किया हुआ जो एरिया है ना वो भी एकदम न्यू दिखेगा, वहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है। इसको बोलते हैं लस्टर या फिर शाइन। उसके बाद देखो टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में बताया। द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कैरी अ लोड विदाउट ब्रेकिंग। It is the ability to resist pull without breaking and express in kilogram centimeter square cross section। तो टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब कि उसको जो मेटल रहेगा वो लोड कैरी करने की एबिलिटी है या नहीं, ये देखना पड़ता है। क्योंकि अगर उसकी एबिलिटी कम है तो हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा। तो मेटल ऐसा ही होना चाहिए कि जो हार्ड भी हो और उसके अंदर टेंसिल स्ट्रेंथ हो, मतलब कि जो टेंशन सहने की जो क्षमता है वो हाई होनी चाहिए, उसको बोलते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। उसके बाद वेल्ड एबिलिटी, तो आपने वेल्डिंग पता है आपको। तो वेल्डिंग में क्या करता है, ज्वाइंट करते हैं ना। वेल्डिंग में क्या करते हैं, मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं, उसको वेल्ड एबिलिटी। तो उसमें देखो वेल्ड एबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ज्वाइंट और वेल्डेड विथ अदर मेटल by means of heat by bringing their ends in the molten state। तो देखो मेटल्स को थोड़ा सा पिघला दिया जाता है, मोल्टन स्टेट में करा जाता है, उसको चिपकाया जाता है दूसरे मेटल से, है ना। तो जैसे वो कूल हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाता है, तो उसको जिस शेप में हमने चिपकाया है वैसा ही दूसरे मेटल को चिपक जाएगा। ठीक है, तो वेल्डिंग के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबको पता है वेल्डिंग क्या होता है। उसके बाद सोल्डर का भी पता है, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, हम उसको सोल्डर करते हैं देखो। तो a method of joining the metal surface by introducing a molten non-ferrous alloy with melting point below 400 degrees Celsius between them is known as soldering। तो ऐसे मेटल रहेंगे, मतलब नॉन फेरस, फेरस मतलब आयरन वाले और नॉन फेरस मतलब विदाउट आयरन वाले, ठीक है, जो एलॉयज होते हैं। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। ऐसे जो मेटल्स रहेंगे उनके सरफेस को पिघलाया जाता है और चिपकाया जाता है, इसमें क्या होता है, सोल्डर बोलते हैं इसको। टफनेस में गिवन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू रेजिस्ट रिपीटेड शॉक्स और वाइब्रेशन विदाउट ब्रेकिंग और फ्रैक्चर इज नोन एज टफनेस। इट इज अ हाईली डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल। तो देखो टफनेस तो आपको पता ही है, टफ ये वर्ड का मीनिंग। तो इसमें दिया है कि जो मेटल्स होंगे, मेटल्स तो रिपीटेड शॉक्स दिए जाएंगे या फिर वाइब्रेशन भी होंगे, तब भी उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी मेटल के ऊपर, मतलब विदाउट ब्रेकिंग और फ्रैक्चर। ये अगर प्रॉपर्टी है तो उसको बोलते हैं टफनेस। और नीचे एक लाइन दी है देखो, इट इज अ हाईली डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल, मतलब कि हम आशा करते हैं कि सारे के सारे जो मेटल हम यूज करते हैं वो टफ होने चाहिए। अब टेनेसिटी, tenacity of a metal is defined as the property of metal which is measured by the weight which its wire can support। तो टेनेसिटी का मतलब भी क्या होता है, वो टेंशन सह पाता है या नहीं, उसको अगर लोड भी देंगे हम, मतलब कि कोई मेटल है उसके वायर को वायर में कन्वर्ट किया और उसको हम क्या करेंगे, लोड देंगे, कोई भी वेट रखेंगे, तो वो उस टेंशन को सह पाता है या नहीं, उसको बोलते हैं टेनेसिटी। अब देखो मशीन एबिलिटी, तो इसमें मशीन ये वर्ड है और एबिलिटी, मशीन एबिलिटी ऐसा वर्ड बनाया गया है। It is defined as the property of metal which allows it to give the required shape with the help of machine। Common machine operating operations are turning, threading, sawing, drilling, grinding, etc। तो सिंपल मीनिंग ये है कि जो मेटल है उसको रिक्वायर्ड शेप देना जरूरी है, तो वो शेप देने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो उस मशीन में कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि देखो टर्निंग, थ्रेडिंग, सॉविंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सब ऑपरेशंस करके हमें जो रिक्वायर्ड शेप है उसको मेटल को कन्वर्ट करना है उस शेप में, उसको बोलते हैं मशीन एबिलिटी, मतलब मशीन से शेप देना, इसको बोलते हैं मशीन एबिलिटी।
फॉर्जिंग, इसमें लिखा है हीटिंग ऑफ अ मेटल स्टॉक टू अ डिजायर्ड टेम्परेचर enable it to acquire sufficient plasticity, followed by the operations like hammering, bending, pressing, etc. to give the desired shape is known as forging. तो देखो इसमें भी क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उसको डिजायर्ड शेप देना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कुछ टेम्परेचर, जो डिजायर्ड टेम्परेचर, सपोज उसका कोई जब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उस हिसाब से उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसको सफिशिएंट प्लास्टिसिटी अगर मिल जाती है मोल्टन स्टेट में, तो फिर उसके ऊपर हैमरिंग, बेंडिंग, प्रेसिंग, ये सब ऑपरेशन किए जाते हैं और हमें जो रिक्वायर्ड शेप है उस शेप में मेटल को कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्जिंग। एक्सट्रूशन, इसमें लिखा है द प्रोसेस बाय विच अ पीस ऑफ मेटल इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू अ डायओरिफिक अंडर प्रेशर which reduces its area of cross section is known as extrusion। तो देखो ये एक है ना प्लेट होती है, मेटेलिक पतली प्लेट होती है, उसके ऊपर एक होल होता है। तो हम इसको पाइप के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो पाइप के अंदर रखेंगे तो वो जो होल है प्लेट में, तो उसके अंदर से जो मोल्टन या फिर लिक्विड फॉर्म वाला जो मेटल होगा वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो जैसे ट्रेवल करेगा तो हम उसका रेट चेक करेंगे कि फ्लोइंग का रेट क्या है। तो एक्सट्रूशन में जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड कौन सा भी हो, अगर हमने मेटल को पिघलाया है, लिक्विड फॉर्म में करा है, तो उसका भी हम रेट ऑफ फ्लो चेक कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूशन। अब देखो कास्टेबिलिटी, it is defined as the ability of a molten material to take exact dimensions of the mold on cooling। तो कास्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि मूर्ति बनाने वाले, आपको पता होगा कि उनके पास एक ढांचा होता है ना, तो ढांचे के अंदर वो मिट्टी डाल देते हैं, गीली मिट्टी। तो वैसे ही जैसे जैसे टाइम जाता है वो मिट्टी में से जो वाटर होता है वो कम हो जाता रहता है। तो जैसे वाटर पूरा निकल गया तो जो मिट्टी है वो सूख जाएगी और जिस ढांचे में डाला है उसका आकार ले लेगी, तो उसको बोलते हैं कास्टेबिलिटी। इसमें भी वही बोला है ना, जो डायमेंशन के अंदर हम उसको डालेंगे कूलिंग होने के बाद वैसा का वैसा शेप ले लेगा, उसको बोलते हैं कास्टेबिलिटी। ब्रिटलनेस, तो इसके अंदर लिखा है ब्रिटलमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑन एन इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हम थोड़ा सा भी इम्पैक्ट करेंगे मेटल के ऊपर तो वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। मतलब थोड़ा सा भी जोर से भी नहीं, मतलब एकदम धीरे से भी धक्का लगाएंगे तब भी ब्रेक होने की चांसेस होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटलमेंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच डज नॉट परमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकेज लाइक ग्लास। तो इसके अंदर क्या बोला है कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, अपना जो शेप चेंज होता है ना थोड़ा से इम्पैक्ट से, तो वो परमानेंट नहीं होता है ना। जैसे कि ग्लास होता है, तो ग्लास को हम ब्रेक करेंगे तो उसको फिर से हम पिघलाकर वापस उस शेप में ला सकते हैं, है ना। तो ये कितने भी बार करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो ये क्या है, विदाउट मतलब नॉट परमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन, या फिर विदाउट परमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ऐसा इसको बोल सकते हैं। ये थी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। ब्रेजिंग, इसमें लिखा है a method of joining metal surfaces by introducing molten non-ferrous alloy with melting point above 400 degree between them is known as brazing। तो देखो ये भी क्या मेथड है, ज्वाइनिंग ऑफ मेटल सरफेसेस, ठीक है। लेकिन कौन से मेथड से, मोल्टन नॉन फेरस एलॉय को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो नॉन फेरस मतलब जिसमें जो आयरन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे एलॉयस का इस्तेमाल करके हम मेटल्स को ज्वाइन करने वाले हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं ब्रेजिंग मेथड। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो रिमेनिंग सिलेबस है उसके ऊपर मैं और कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको
चेक कर सकते हैं, या फिर मेरा यू एकेडमी जो चैनल है उसके अंदर जो प्लेलिस्ट बनी है वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।